हेलो टू ऑल, मैं हूं सीए विजय सारडा। जय महेश सभी को। मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूं बजट 2019 की। जाहिर सी बात है, मैं आपको पहले मेरे बारे में बता दूं ताकि आप समझ जाएं कि मैं कौन हूं और मैं करता क्या हूं। मैं सीए विजय सारडा, मैं टीचिंग करता हूं वी स्मार्ट अकेडमी पुणे में। सीए आईपीसीसी फाइनल एंड सीएस के बच्चों को पढ़ाता हूं एंड पिछले 9 साल से इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ। और अब जब बजट आता है तो हर बार बच्चों का एक कॉमन डाउट होता है, उनके पेरेंट्स के तरफ से डाउट आते हैं और कई फ्रेंड्स एंड फैमिलीज भी हमेशा पूछती है कि यार बजट में क्या हुआ है, ज़रा ये तो बता दे, येस और नो। और टैक्स पढ़ाने के कारण ये मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं लेक्चर के अलावा ये चीज़ें भी लोगों तक के पहुँचाऊँ कि बजट क्या होता है, कैसे किया जाता है और इसका आप पे क्या असर पड़ने वाला है और कब से असर पड़ने वाला है, ये मैं आपको इस पूरे लेक्चर के दौरान बताऊंगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे अपने जितने भी दोस्त, भाई, रिलेटिव या जितने भी ग्रुप्स हैं उनके ऊपर ज़रूर शेयर करें, क्योंकि क्या पता आपके शेयरिंग से किसी ना किसी को वो चीज़ पता चल जाए जो वो शायद ढूंढ रहा था उसके बिजनेस के लिए या टैक्स सेविंग्स के लिए भी। ऐसे और भी सारे वीडियोस जो टैक्स से रिलेटेड है मैं हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पे डालता रहता हूँ, सीए विजय सारडा पे, और आप हमेशा इसका लाभ ले सकते हैं बाय जस्ट सब्सक्राइबिंग टू दैट चैनल सीए विजय सारडा। आइए मैं आपको समझाता हूँ बजट का बेसिक से लेकर के कि इस बजट में हुआ क्या, क्या फायदे, क्या नुकसान और किस तरीके से ये बजट आपको हेल्प कर सकता है आने वाले वित्तीय वर्ष में। आइए सर जरा देखते हैं। मैं आपको सबसे पहले तो मैं मेरा नंबर शेयर कर देता हूँ। दिस इज माय नंबर 8956651954। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप मुझसे अपनी फीलिंग ज़रूर शेयर करें और कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं, राइट? ओके, चलिए, बट याद रखें मैं क्वेरी सिर्फ बजट रिलेटेड लेना चाहूँगा, ना कि कोई प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड। ओके, तो अब ज़रा ध्यान से सुनते हैं, जीरो से चालू करते हैं बजट। अब मैं अगर आपको बताऊं तो बजट के बॉस 2 प्रकार है, एक होता है इंटरिम बजट और दूसरा होता है फाइनल बजट। ये जो बजट आया है दैट इज इंटरिम बजट। कौन सा बजट बॉस? इंटरिम बजट जो आया है एज ऑफ नाउ, राइट? ये आपको कहां देखने को मिल सकता है? ये दोनों भी आपको देखने को मिल सकता है इंडिया budget.gov.in। सबसे पहली बात तो आप इस वेबसाइट पे जाकर के, मतलब अगर आपका बजट देखना रह भी गया होगा, राइट, तो आप इस वेबसाइट पे जाकर के इंडियन बजट देख सकते हैं। आप india.budget.gov.in वेबसाइट पे जाकर के आप इस बजट को देख सकते हैं, चाहे वो इंटरिम बजट हो चाहे वो फाइनल बजट हो। अब आते हैं बात इंटरिम बजट। आपने कई न्यूज चैनल्स पे देखा होगा ये इंटरिम बजट है, ये फाइनल बजट नहीं है। मन में सवाल डेफिनेटली उठना चाहिए, ये इंटरिम बजट क्या होता है? सर, इंटरिम बजट इज टेक्निकली अ बजट in the year of election, in the year of election। ध्यान से सुनिए, देखिए सर, इस साल इलेक्शन होने वाले हैं 2019 में और लास्ट टाइम ये आया था 2014 में। 2019 में इलेक्शन होने वाला है और जो फाइनल बजट होगा वो नई सरकार प्रिपेयर करेगी। बजट फरवरी में आ जाता है, पहले हुआ करता था फरवरी के लास्ट डे पे और पिछले 2 सालों से ये फरवरी के पहले दिन पे आता है। रेल बजट और फाइनेंस बजट दोनों एक साथ। अब जो बजट प्रेजेंट किया है वो सीए पीयूष गोयल साहब ने किया है, राइट? सीए पीयूष गोयल साहब ने ये बजट को प्रेजेंट किया है इन द एब्सेंस ऑफ श्री अरुण जेटली। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि कोई सीए ने इंडिया में बजट पेश किया, तो हम सीए के लिए तो ये बहुत प्राउड की बात है। इनफैक्ट हर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये प्राउड की बात है कि कोई प्रोफेशनल इस बार आकर के इस बजट को एक्सप्लेन कर रहा था। इंटरिम बजट, जैसा कि मैं आपको कह रहा था, ये इलेक्शन ईयर में होता है और ये पूरे साल का बजट नहीं होता। ये बजट सिर्फ और सिर्फ जुलाई तक के है, राइट? यानी फरवरी से जुलाई, ये जो 4 महीने का गेम रहेगा, ये बजट सिर्फ 4 महीने के लिए है। और जो नई सरकार आएगी, राइट, ये इसे जुलाई या अगस्त के अंदर में उठाएगी और इसको फाइनल बजट लेकर के आएगी। यानी ये जो बजट है ये सिर्फ 4 महीने का बजट है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोविजंस है इसे कंटिन्यू किया जाएगा। एक्सपेंडिचर वाइज ये सिर्फ 4 महीने जो गवर्नमेंट का खर्चा निकल जाए, ओल्ड गवर्नमेंट है उसका, और जो भी कोई नई गवर्नमेंट आती है वो अब फाइनल बजट प्रिपेयर करके इसके आगे होगी। इसीलिए जो बजट का लास्ट लाइन अगर आप लोगों ने बजट देखा होगा तो वो होगा बाय फाइनेंस मिनिस्टर दैट आई
प्रपोज दिस बजट टू दी ऑगस्ट हाउस। ऑगस्ट हाउस मतलब अगस्त में जब फिर से न्यू सरकार बनेगी, न्यू सरकार इसके ऊपर में बजट पेश करेगी। ये जो बजट है ये एज ऑफ नाउ सिर्फ इंटरिम बजट है, राइट। अब ये तो हो गया बजट। आपके मन में कुछ और सवाल भी उठते होंगे, क्या बजट बनाना हमें जरूरी है? मतलब अगर बजट नहीं बनाते तो क्या करते? मतलब सरकार अगर बजट नहीं बनाए तो क्या? जाहिर सी बात है, हम सबने एक बात तो पढ़ाई है, कोई भी खर्चे करने से पहले आप बजट बना लीजिए, राइट। हमारे यहाँ बोलते भी है कि बॉस खर्चा करने से पहले अपनी चद्दर देख लेना चाहिए। पर क्या बजट सच में बनाना जरूरी है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी सही है? मैं आपको बात बता दूं सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 5, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 5, रीड विथ आर्टिकल 112, रीड विथ आर्टिकल 112, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट, शल लेड इन पार्लियामेंट, ले इन पार्लियामेंट द एनुअल बजट। यानी सीधी सी बात है, जो बजट बन रहा है आर्टिकल 112 के तहत, आर्टिकल 112 के तहत प्रेसिडेंट के सामने ये ले किया जाता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इंटरिम बजट एक और नाम से जाना जाता है वोट ऑन अकाउंट। इसे एक और नाम से याद किया जाता है वोट ऑन अकाउंट, क्योंकि इसके अंदर में आपको एक वोट लगता है एंड अगेन दिस बजट विल रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। अब अगर हम बजट की बात करें तो ये बनता कहाँ है? एक बस छोटा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ये बनता है सर नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली। नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली के अंदर बड़े ही सीक्रेट तरीके से इस बजट को बनाया जाता है। आते हैं काम की बात पे। सर बजट में क्या क्या हुआ, क्या क्या मिला और किस किस तरीके से ये किस किस के लिए फायदेमंद है। पहली चीज जो लोग कह रहे हैं कि सर बजट में टैक्स स्लैब चेंज हो गया, प्लीज रेक्टिफाई इट। बजट में कोई टैक्स स्लैब चेंज नहीं हुआ है, आज भी टैक्स स्लैब, राइट, नो टैक्स स्लैब चेंज्ड। सर बजट में कोई टैक्स स्लैब चेंज नहीं हुआ है, बजट में स्लैब वही रखे गए हैं, सिर्फ और सिर्फ रिबेट इंक्रीज किया गया है अंडर सेक्शन 87A। पहली कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर कर दूं सर। रिबेट मतलब होता क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट फ्रॉम व्हाट? डिस्काउंट फ्रॉम टैक्स। टैक्स के थ्रू कुछ डिस्काउंट दिए जाते हैं, उसे हम कहते हैं रिबेट, जो 87A के लिए है, जिसको क्लेम करने की कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन है असेसी इंडिविजुअल होना चाहिए। तो मैं उन सारे मेरे दोस्त भाई बड़े रिलेटिव या जो पैसा कमा रहे हैं उनको बता दूं, ये जो 5 लाख का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ इंडिविजुअल यूज कर पाएंगे और कोई नहीं। मतलब HUF को आपको रिबेट नहीं मिलेगा, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल को रिबेट नहीं मिलेगा, बिकॉज वन ऑफ द अनदर कंडीशन इज असेसी रेसिडेंट होना बहुत जरूरी है। यानी नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल को भी ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा, ये सिर्फ रेसिडेंट व्यक्ति को मिलेगा जिसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक होगी उसे। टोटल इनकम मतलब ग्रॉस टोटल इनकम में से जो ATC ATU वगैरह के डिडक्शन माइनस करने के बाद अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको रिबेट मिलेगा। बदला क्या है ये समझिए सर। अब तक रिबेट जो होता था ये था मैक्सिमम 2500 रुपए, अब पूरे 5 लाख तक के इन्होंने रिबेट ला दिया, जो रिबेट पहुंच गया 12500 रुपए पे। पर मैं आपको इसका डिसएडवांटेज भी बता देता हूं। डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपकी इनकम 5,100,000 रुपए भी हुई तो आपको ये रिबेट का बेनिफिट मिलने ही नहीं वाला, जिसका मतलब ये हुआ कि ये जो बेनिफिट उन्होंने इंश्योर किया है ये मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए किया है, हर व्यक्ति के लिए नहीं। तो आप पहली चीज सुधार लें, आज भी बेसिक एग्जामिशन लिमिट जो है ये 2.5 लाख रुपए तक है, 3 लाख रुपए फॉर सीनियर सिटीजन एंड 5 लाख रुपए फॉर सुपर सीनियर सिटीजन। ये आज भी वैसा का वैसा ही है। पहली चीज, सिर्फ रिबेट बढ़ाया है, जिसका भी लाभ सिर्फ इंडिविजुअल को होगा, वो भी रेसिडेंट हुआ तब, और उसकी टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं जा रही तब। यानी 5,100,000 रुपए भी अगर आप कमाते हैं तो आपको पूरा टैक्स देना है, फिर आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर आपके मन में ये बहुत बड़ा मिथ था, क्योंकि बच्चे मुझे पूछ पूछ के परेशान कर चुके थे कि सर ये जो रिबेट आया है, ये जो नई लिमिट आई है, क्या ये एप्लीकेबल है? पेरेंट्स के मैसेज आते थे, मेरी जिम्मेदारी थी मैं आपको क्लियर कर दूं, सर स्लैब रेट चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ रिबेट बढ़ा है। तो दिस इज द फर्स्ट अमेंडमेंट। सेकेंड अमेंडमेंट आपके सामने मैं ये रखता हूं कि आपको कुछ अलग तरीके से समझाना चाहता हूं, कुछ और अमेंडमेंट्स। देखिए जो इनकम है, इनकम टैक्स में हम उसे 5 हेड में कैटेगराइज करते हैं। सैलरी वाले,
हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कमाने वाले, बिजनेस करने वाले, प्रॉपर्टी से इनकम अर्न करने वाले और अदर इनकम से जो इनकम जनरेट होती है। आप जितनी भी इनकम कमाते हैं, इनकम टैक्स में इसे 5 हेड में क्लासिफाई कर दिया जाता है। एक, नौकरी पेशा व्यक्ति, दूसरा ऐसे लोग जो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कमा रहे हैं, तीसरे ऐसे लोग जो बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम कमा रहे हैं, चौथा जिनको प्रॉपर्टी सेल करके कोई इनकम आ रही है, और पांचवा अदर इनकम लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड इनकम होती है। आइए एक एक पॉइंट पे ध्यान करते हुए बात करते हैं। सैलरी इनकम 5 लाख रुपए तक होगी, आपको कोई टैक्स देना नहीं है, रिबेट का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। प्लस सैलरी में एक अमेंडमेंट लाया है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1), डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1). पिछले साल यह डिडक्शन री इंट्रोड्यूस किया गया था कई सालों बाद, 40,000 रुपए। इस साल इसकी लिमिट को बढ़ा करके कर दिया गया है 50,000 रुपए। मतलब सैलरी वालों के लिए, जो लोग सैलरीड एम्प्लॉयड है, उनको बंपर बेनिफिट दिया गया है इस बजट के अंदर में। पहली बात, जो सैलरीज थी उनको 5 लाख रुपए तक की जिनकी सैलरी आ रही होगी, अब उनको कोई टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट 5 लाख रुपए के ऊपर जो सैलरी कमा रहे होंगे, अब उन्हें 3 डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। पहला, 50,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपसे नहीं पूछा जाएगा आप सैलरी में से क्या खर्चा कर रहे हैं, पर 50,000 रुपए आपको स्टैंडर्ड विदाउट एनी डॉक्यूमेंट आपको 50,000 रुपए तक का बेनिफिट दे दिया जाएगा। दूसरा, एंटरटेनमेंट अलाउंस, जो व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसे एंटरटेनमेंट अलाउंस का भी बेनिफिट मिल रहा है। और तीसरा, प्रोफेशनल टैक्स जो आप पे कर रहे हैं उसका बेनिफिट आपको दिया गया है। तो सैलरी के एंगल में एक बड़ा अमेंडमेंट यह हुआ है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपए हुआ करता था, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन अब 50,000 कर दिया गया है। बाकी सैलरी कंप्यूटेशन में कोई और परक्विजिट में, किसी और अलाउंस में किसी तरीके का कोई बेनिफिट दिया नहीं गया है। हाउस प्रॉपर्टी एक और बड़ा अमेंडमेंट, लेकिन यह अमेंडमेंट उन हर व्यक्तियों के लिए है जो बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी पेशा है या किसी और तरीके से इनकम कमा रहे हैं। देखिए अब तक होता क्या था, सेक्शन 23 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कोई भी एक हाउस प्रॉपर्टी, 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, एक घर जिसमें आप रह रहे हैं या आपका परिवार रह रहा है, इस पे आप इनकम टैक्स नहीं भरते थे नोशनल रेंट के ऊपर। अब तक प्रॉब्लम यह होता था, परिवार जिस हिसाब से अब न्यूक्लियर होते जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने इस पॉइंट को समझा, अब 2 भाई भी हैं तो ये साथ में ही रहते हैं, बस अलग अलग रहने की कोशिश करते हैं ताकि घर में कलेश ना हो, साथ में भी रहें और अलग अलग भी रहें। इस चीज की पॉइंट को बहुत गंभीरता से समझते हुए इनकम टैक्स ने अब एक सेल्फ ऑक्यूपाइड के जगह 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का बेनिफिट आपको अलाउ किया है। जिसका मतलब यह है, मान लीजिए अगर मेरे पास अब पहले 2 घर हुआ करते थे, तो अब तक ऐसा होता था एक घर पे मुझे कोई टैक्स नहीं भरना है, लेकिन दूसरे घर पे मुझे नोशनल रेंट के बेसिस पे टैक्स भरना पड़ता था, भले ही उससे मुझे कोई रेंट रिसीव हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, मुझे नोशनल बेसिस पे इस पे टैक्स देना पड़ता था। लेकिन इस साल से आप 2 घर का बेनिफिट ले सकते हैं और बता सकते हैं मेरे 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे जो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था वो वैसा ही है, आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट जो मिलता था वो वैसा ही है, यहां कहीं कोई चेंज नहीं किया गया है, राइट? इसमें कहीं कोई चेंज नहीं किया गया है। बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले, मैं आपको बताता हूं, जिन लोगों का बिजनेस है या जिन लोगों का प्रोफेशन है, राइट, इनके लिए बहुत बड़ा कोई बेनिफिट नहीं लेकर के आए हैं ये लोग। हां, पर इन्होंने एक चीज जरूर करी है, जीएसटी के कई रेट्स में डिडक्शन दिया है। इनफैक्ट जो छोटे बिजनेसमैन है जिनका इनकम 5 लाख रुपए तक है, उन्हें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। पर हां, कोई स्पेशल बिजनेस डिडक्शन ये लोग नहीं लेकर के आए हैं। रिलेटिवली हो सकता है बिजनेसमैन इससे बहुत ज्यादा खुश ना हो, पर बिजनेस के लिए ये लोग बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं लेकर के आए हैं। हां, पर जो स्पेशल बिजनेस कर रहा है, 80IA एक सेक्शन है जिनमें कुछ स्पेशल बिजनेस ही कवर्ड है, जैसे पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे बिजनेस के लिए 2017 लास्ट डेट थी बेनिफिट लेने के लिए, इन्होंने इसे 2020 कर दिया, यानी इसे और 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। लेकिन ये स्पेसिफिक बिजनेस सेक्टर के लिए है, हर बिजनेस सेक्टर के लिए नहीं है, तो आप इसे कंसिडर ना ही करें तो बेहतर है। सो बिजनेसमैन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट ये लोग लेकर के नहीं आए हैं। हां, पर इन्होंने एक चीज करी है, ज्यादातर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा असेसमेंट होता था,
ज्यादातर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा असेसमेंट होता था, असेसमेंट मतलब डिपार्टमेंट द्वारा आपके रिटर्न की चेकिंग, उन्होंने यहां आपको थोड़ा सा बेनिफिट दिया है। पहले प्रॉब्लम क्या होती थी? पहले प्रॉब्लम होती थी कि असेसमेंट अगर आपको करना पड़ता था तो असेसमेंट के लिए आपको आपकी दुकान में किसी को बैठा के या दुकान बंद करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाके आपको असेसमेंट करना होता था, और इसके अंदर में कई टाइम जाता था। 10 बार आपको डिपार्टमेंट विजिट करना पड़ता था, 10 बार डिपार्टमेंट आपसे डॉक्यूमेंट मंगाता था। उन्होंने कंप्लायंस पार्ट बिजनेस का कम कर दिया, ये बोलते हुए कि बॉस बिजनेसमैन ने सिर्फ बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए, कंप्लायंस पे इतना ज्यादा वो फोकस ना करे। और इसी के तहत उन्होंने ई गवर्नेंस को प्रमोट करते हुए 2 इंपॉर्टेंट बातें कही। आप जो रिटर्न ऑफ इनकम भरेंगे इसे 24 आवर्स के अंदर प्रोसेस किया जाएगा। यह सबसे अच्छी बात यह हो गई कि जो प्रोसेसिंग का टाइम लिमिट था रिटर्न का, इसे कर दिया रिड्यूस। इससे फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि जो असेसमेंट इफ एनी है भी तो वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट होंगी, जिसके तहत एक बिजनेसमैन का टाइम वेस्ट नहीं होगा, किसी प्रोफेशनल का टाइम वेस्ट नहीं होगा, और आपके जो काम रहेंगे वो जल्दी आसान हो जाएंगे। दूसरी बात, ई असेसमेंट। पिछले साल से ही एक सेक्शन लेकर के आए थे ये लोग 143(3)(a), जिसके तहत असेसमेंट जो था इन्होंने ई असेसमेंट बोल दिया था। दैट मींस बिजनेसमैन अपना बिजनेस छोड़ के नहीं आएगा, जो असेसमेंट करनी है वो ऑनलाइन असेसमेंट होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट करके ई असेसमेंट को प्रमोट कर दिया है। उन्होंने विजन रखा है कि अगले 2 साल के अंदर हम पूरा का पूरा असेसमेंट जो होगा इसे ई असेसमेंट पे लेकर के आ जाएंगे। काय पे लेकर के आ जाएंगे? ई असेसमेंट पे लेकर के आ जाएंगे। बिजनेस एंगल में तीसरी एक बहुत अच्छी चीज हुई है, वो है कस्टम ड्यूटी का बेनिफिट। कस्टम ड्यूटी 36 आइटम से हटा दी गई है। जी हां, आपने सही सुना, 36 आइटमों से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। और यह बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो इन बिजनेस में एंगेज्ड है और गुड्स इंपोर्ट करते थे। इसके अलावा उन लोगों ने कहा है कि जीएसटी के ऊपर जीएसटी के रेट रिड्यूस किए जाएंगे। अगली जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर में जीएसटी के रेट रिड्यूस किए जाएंगे, जिसके तहत प्रोडक्ट सस्ते होंगे। प्रोडक्ट सस्ते होंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और ये उनका एंगल स्ट्रेट दिख के आता है। तो बिजनेसमैन के लिए उन्होंने ये एक चीज बहुत अच्छी करी है, मुझे ऐसा लगता है। यस और नो? एक और चीज बिल्डर्स के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया। जो बिल्डर्स है इनके लिए बहुत अच्छा किया। जो प्रॉपर्टी है स्टॉक इन ट्रेड में है, इन पे एसओपी के तहत एचपी कैलकुलेट नहीं होगा। जिसका मतलब समझिए, राइट? अगर कोई बिल्डर था, इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चलती थी कि जो प्रॉपर्टी बिकी नहीं, राइट, वो स्टॉक इन ट्रेड बता दी। अब हाउस प्रॉपर्टी का रूल तो बड़ा क्लियर था, नोशनल बेसिस पे इन पे टैक्स आता था। अब जो प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है उन पे नोशनल बेसिस पे टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। उन पे नोशनल बेसिस पे टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन इन्होंने ईयर का एक लिमिट लगाया है। आगे बात करते हैं। बिजनेस के तहत आया है कैपिटल गेन पे। यहां अमेंडमेंट आया है 54 पे, और ये बहुत बड़ी संख्या में बेनिफिट मिलने वाला है। सर होता क्या था? आप अगर कोई प्रॉपर्टी बेचते थे, इससे आए हुआ कैपिटल गेन आप अगर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते थे, तो उस प्रॉपर्टी का जितना इन्वेस्टमेंट है या कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर का आपको बेनिफिट मिलता था। नया क्या हुआ? 2 साल पहले इन्होंने एक रोक लगा दी थी कि आप कितनी भी प्रॉपर्टी बेचें, लेकिन आप सिर्फ एक प्रॉपर्टी जो आपने नहीं खरीदी है हम उसका बेनिफिट दे पाएंगे। पर यह तो गलत था। क्यों? क्योंकि लोग अपनी गांव में बड़ी बड़ी जमीन बेचते थे, ह्यूज कैपिटल गेन आता था, लेकिन वो एक ही प्रॉपर्टी बाय कर सकते थे। कहीं ना कहीं वो न्यू प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। इससे रियल एस्टेट मार्केट भी डाउन हो गया, क्योंकि लोगों के इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू रुक गए तो रियल एस्टेट मार्केट भी डाउन हो गया। अब रियल एस्टेट को बूम करने के लिए एज वेल एज एक बहुत बड़े लेवल पे आम आदमी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए उन्होंने सीधा सीधा एक ही काम किया। अब अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, आप 2 घर का बेनिफिट ले सकते हैं। प्रॉपर्टी का वैल्यू कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, पर डिडक्शन या एग्जम्पशन बिल्कुल सीमित होगा। अमाउंट इन्वेस्टेड या कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। इसका मतलब यह है, मान लीजिए आपने 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेची अपने गांव में, आपने नई 2 प्रॉपर्टी परचेज करी।
एक 1 करोड़ की, दूसरी भी 1 करोड़ की। अब आपको इस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है, सब्जेक्ट टू अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन। आइए जी, अदर सोर्सेस के तहत कोई बड़ा बेनिफिट इन्होंने क्रिएट नहीं किया, राइट। अदर सोर्सेस के तहत कोई बड़ा बेनिफिट इन्होंने क्रिएट नहीं किया। अच्छा, मैं आपको बताते बताते एक और बात बता दूं, 80IA के साथ साथ 80IB भी कुछ स्पेसिफिक बिजनेस रिलेटेड सेक्शन है, उसका भी लिमिट कुछ बिजनेसेस के लिए इन्होंने 2020 किया है। आइए, अदर सोर्सेस दैट मींस जो इंटरेस्ट वगैरह कमा रहे हैं, इनकी इनकम आज भी उसी तरीके से टैक्स होगी। डिविडेंड के लिए उन्होंने पिछले साल ही रूल ला लिया था कि 10 लाख रुपए तक के डिविडेंड पे हम कोई टैक्स लेने वाले नहीं है, तो एज सच अदर सोर्सेज इनकम में इन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। तो जो लोग इंटरेस्ट इनकम वगैरह से कमा रहे होंगे, इनमें कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है इनकम ट्रीटमेंट में। हां, पर डिडक्शंस में इन्होंने बहुत कुछ बढ़ाया है, जिसके ऊपर मैं अब आता हूं। तो बस मैं आपको फटाफट रिपीट कर देता हूं। सैलरी वालों के लिए बंपर बेनिफिट 10,000 रुपए से और इनका डिडक्शन बना दिया। एचपी वालों के लिए बहुत अच्छा, जो लोग हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड का आप बेनिफिट अब ले सकेंगे। बिजनेस वालों के लिए उनके टैक्सेस रिड्यूस करके बेनिफिट दिए गए हैं। कैपिटल गेन वालों के लिए एक के जगह 2 प्रॉपर्टी का बेनिफिट, और अदर सोर्सेज वालों के लिए कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं। अब आते हैं कुछ डिडक्शंस पे, क्या किए गए हैं डिडक्शंस के नाम पे। डिडक्शंस में क्या क्या बढ़ाए गए हैं सर, मैं आपको बता दूं, 80C का लिमिट इन्होंने उतना ही रखा है। ध्यान से सुनिए, 80C का लिमिट इन्होंने बिल्कुल उतना ही रखा है, इन्होंने लिमिट को बढ़ाया नहीं है, जिसके तहत आपका बेनिफिट अंडर 80C 1.5 लाख रुपए तक जरूर होगा। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम, अगर आप न्यू पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो 50,000 रुपए तक का बेनिफिट आपको दिया जाएगा। 80D दूसरा जो होता है वो होता है मेडिकल इंश्योरेंस, मतलब 80C जनरली LIC वाले, 80D जनरली मेडिकल इंश्योरेंस वाले। मेडिकल इंश्योरेंस में इन्होंने पिछले साल ही बहुत बड़ा बेनिफिट दे दिया था। नॉर्मल व्यक्तियों के लिए 25,000 रुपए और सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 रुपए तक का बेनिफिट दिया गया था। तो इस साल इसमें कहीं उन्होंने कोई चेंज नहीं किया, इन्होंने पिछले बजट में ही बेनिफिट दे दिया था, यहां कहीं कोई चेंज नहीं। हां, इन्होंने पिछले साल एक नया सेक्शन निकाला था 80TTB, वो भी निकाला था सीनियर सिटीजन के लिए। ये पिछले बजट का था, इस बजट का नहीं है, जिसके तहत इन्होंने बोला था जो सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट कमा रहे हैं सीनियर सिटीजन्स, इन्हें 50,000 रुपए तक का बेनिफिट हम लोग देंगे। वो आज भी बरकरार है, उसमें कोई चेंज नहीं। तो नॉर्मल व्यक्ति अगर सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रखता है, 10,000 रुपए तक का इंटरेस्ट उसको माफ है, और 80TTB के तहत सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 रुपए तक का माफ है। तो अगर आप कोई पैसा रखने का सोच रहे हैं, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके नाम पे रखिए, 50,000 रुपए तक का बेनिफिट उनको दिया जा रहा है। तो डिडक्शन के एंगल में कोई बहुत बड़ा नहीं। हां, 80IA/IB का टाइम लिमिट बढ़ा दिया गया है, लेकिन यह भी उन लोगों के लिए जो स्पेसिफिक सेक्टर्स में बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए डिडक्शन है। बाकी डिडक्शन एंगल पे कुछ नया लेकर के ये लोग नहीं आए हैं। अच्छा जी, और बात कर लेते हैं। इसके अलावा टीडीएस की प्रोविजन में कुछ चेंजेस हैं, मैं आपको बताता हूं क्या। पहला बहुत जरूरी था और इन्होंने दे दिया, वो था रेंट। प्रोविजन था अगर आप रेंट पे कर रहे हैं साल भर का 1,80,000 रुपए से ज्यादा का, अगर आप रेंट पे कर रहे हैं साल भर का 1,80,000 रुपए से ज्यादा का, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता था 2% इन केस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और 10% इन केस ऑफ अदर एसेट। उन्होंने समझा कि रेंट पेमेंट की इस टीडीएस लिमिट को बढ़ाना चाहिए, और इस साल से उन्होंने 1,80,000 की जगह 2,40,000 रुपए पर एनम पे ये ला दिया, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा उन व्यक्तियों को जो 2 लाख रुपए या 2,40,000 रुपए तक का रेंट ले रहे हैं। अब उनके इनकम से टीडीएस नहीं कटेगा, अब उनकी इनकम से टीडीएस नहीं कटेगा, पर हां इससे ऊपर जा रहा है तो टीडीएस जरूर कटेगा सर। आइए कुछ और बातें भी कर लेते हैं। इसके अलावा एक और सेक्शन था, सेक्शन 194A, जो बात करता था इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट 10,000 रुपए तक के अगर दे रही है बैंक, 10,000 या उससे ऊपर दे रही है बैंक, तो वो टीडीएस कट करती थी। अब बैंक आपके 40,000 रुपए तक के इंटरेस्ट पे कोई टीडीएस कट नहीं करेगी, और सीनियर सिटीजन होंगे
तो 50,000 रुपए तक के कोई टीडीएस कट नहीं किया जाएगा। मतलब जो 10,000 के इंटरेस्ट, जैसे आपने एफडी रखी, एफडी के ऊपर 12,000 का इंटरेस्ट आया, वो आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेते थे। अब जब तक के इंटरेस्ट 40,000 से ऊपर नहीं जाता, या सीनियर सिटीजन के इंटरेस्ट के केस में 50,000 से ऊपर नहीं जाता, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। इनकम टैक्सेबल है, टीडीएस नहीं कटेगा साहब। अच्छा जी साहब, और क्या बेनिफिट दिया गया है? इसके अलावा और क्या बेनिफिट दिया गया है? सर, इसके अलावा उन्होंने जो चेंजेस किए हैं वो असेसमेंट रिलेटेड टॉपिक्स पे किए हैं। दैट इज, अब जो असेसमेंट की जाएंगी वो ई असेसमेंट होगी, राइट। रिटर्न भरने के तहत उन्होंने रिटर्न के प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं किया, एडवांस टैक्स में कोई चेंज नहीं किया, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड्स में कहीं कोई चेंजेस नहीं है, न रेसिडेंशियल स्टेटस में कोई बहुत बड़ा चेंज है। तो देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो हुआ वो हुआ मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को, राइट। जो हायर मिडिल क्लास, जो हायर रिच पीपल्स है, इनके लिए कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है। जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं अगर आपको बताऊं, ये तो हुआ टैक्स एंगल, प्लस उन्होंने ग्रेच्युटी का जो लिमिट है, एक और चीज मैं आपको बताना शायद मेरा रह गया, मैं आपको बता दूं, जो ग्रेच्युटी मिलती है सैलरीड एम्प्लॉयड को, जो ग्रेच्युटी मिलती है सैलरीड एम्प्लॉयड को, वो अब तक 10 लाख रुपए हुआ करती थी, इसको इंक्रीज करके 20 लाख रुपए कर दिया गया है, राइट। मतलब ग्रेच्युटी एक्ट में जो पिछले साल अमेंडमेंट आया था, उन्होंने हर एक की ग्रेच्युटी लिमिट का एग्जम्पशन 20 लाख रुपए कर दिया, जो बहुत ही एप्रिशिएबल बात है सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए। बहुत सारे व्यक्ति जो सैलरी एम्प्लॉयड है उनको इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलने वाला है मेरे भाई। अच्छा, इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो जो फिल्म प्रोड्यूसर्स है, इन्हें अब एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लेना पड़ेगा। मतलब जो व्यक्ति फिल्म प्रोडक्शन में है उन्हें अब सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल जाएगा। जो उनको मल्टीपल रेगुलेशंस लेने पड़ते थे, अब वो नहीं होगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस उनको मिल जाएगा। इसके अलावा सरकार ने कई स्कीम लॉन्च करी लेबर एंड लोअर लेबर क्लास के जो लेबर्स है उनके लिए, जहां पे सबसे बड़ा बेनिफिट विमेंस को दिया गया। जो विमेंस काम कर रही है उनकी मैटरनिटी लीव्स बढ़ाई गई, मैटरनिटी पेमेंट्स बढ़ाए गए। जो फार्मर्स है, राइट, इन्हें 6,000 रुपए साल का दिया जा रहा है। कई लोग मैंने देखा, कल जब बजट की बातें चल रही थी तो आलोचना कर रहे थे कि यार 6,000 रुपए से क्या होता है। मैं आपको बता दूं, ये 6,000 रुपए इन एडिशन टू 1.5 गुना क्रॉप के दाम का, मतलब जो क्रॉप का दाम है इन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये 1.5 गुना से लेंगे, उसके अलावा ये 6,000 रुपए का बेनिफिट है। सर, मैं आपको बता दूं, कोई आम बात नहीं होती इस बजट में 6,000 रुपए पर फार्मर को अलोकेट करना, जिसकी लैंड एक पर्टिकुलर लिमिट तक की होगी उसमें। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये बजट एक आम आदमी का बजट था, राइट। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, यस इट वाज अ ड्रीम बजट। लोग 5 साल से देख रहे थे कि कुछ तो आएगा, कुछ तो आएगा, कुछ तो आएगा, और ये फाइनली आ गया। हाँ, हालांकि कुछ और चीजें मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ टैक्स टीचर कि यहाँ पे बिजनेसमैन वालों के लिए कुछ और डिडक्शंस आने चाहिए थे नए एक्सपेंडिचर्स को या ई बिजनेसेस को देखते हुए। आई थिंक वो फ्यूचर में ये लोग जरूर लेकर के आएंगे, जो भी सरकार होगी वो जरूर लेकर के आएगी। बट अगर मैं इस बजट को देखना चाहूं एज अ टैक्स टीचर एज वेल, तो ये एक बहुत अच्छा बजट था, राइट। नो डाउट बिजनेसमैन वालों के लिए, जो बिजनेसमैन एंड प्रोफेशंस है, इनके लिए एक्सपेंडिचर के तौर पे देखा जाए तो वैसे भी बहुत सारे सेक्शंस है, पर यस आपकी बात सही है, और इसमें एक्सपेंडिचर्स होने चाहिए थे पर बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं, राइट। तो एक्सपेक्टेड है कि ये बहुत ज्यादा हो, बहुत बेनिफिट हो, पर ओवरऑल ये मेजर हाइलाइट्स थे इंटरिम बजट के। हमें फिर वेट करना पड़ेगा एक और मेरे इसी तरीके के लेक्चर के लिए, क्योंकि अब भी जुलाई और अगस्त में एक फाइनल बजट आना बाकी है, और उसके तहत भी कई चेंजेस आएंगे जो शायद नई सरकार लेकर के आए। तो ये सिर्फ इंटरिम बजट है जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा। मैं कुछ बातें अब इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है। ये जो बजट है ये 1 अप्रैल से लागू होने वाला है। दैट मीन्स 1 अप्रैल 2019, जिसका मतलब असेसमेंट ईयर 2021 के लिए ये काम करेगा। तो अब मैं स्पेसिफिक पॉइंट बोल रहा हूं सीए बच्चों के लिए,
जो सीए के स्टूडेंट्स है या सीएस के स्टूडेंट है या सीडब्ल्यूए के स्टूडेंट्स है, राइट, ये अगर मई 19 दे रहे हैं, जून 19 दे रहे हैं, नवंबर 19 दे रहे हैं या दिसंबर 19 दे रहे हैं, जिसका जो भी अटेम्प्ट होगा, तब इन्हें बजट 2019 जो आया है इसका कोई लेन देन नहीं है। आप लोगों को जो एप्लीकेबल है वो है फाइनेंस एक्ट 2018। ये जो बजट आया है ये आपके काम का नहीं है। तो बहुत बात ध्यान से सुन ले, जो सीए सीएस सीडब्ल्यूए स्टूडेंट काम कर रहा है, आपके लिए ये बजट काम का नहीं है। ये बजट आगे आने वाले सालों के लिए अप्लाई करेगा। आपको आज भी पुराना बजट 2018 का ही अप्लाई करेगा। मैं इसके पीछे का लॉजिक भी बता देता हूं। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इनकम टैक्स जो वर्क करता है ये फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से वर्क करता है। दैट इज, इनकम टैक्स के हर जगह पे असेसमेंट ईयर वर्ड यूज होता है। दैट इज फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से वर्क करता है, राइट। और इसी के लिए ये जो बजट है वो 2020 से काम आएगा किसी भी व्यक्ति को जब अपना रिटर्न भरना है तब, राइट। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। देखिए, कुछ बातें आप मेरे से जनरली पूछे जाते हैं, चाहे वो माता पिता हो बच्चों के या बच्चे हैं, कि सर टैक्स प्लानिंग कुछ हो सकती है क्या, और कुछ टैक्स बच सकता है क्या। मैं आपसे दो बातें बस शेयर करना चाहता हूं। पहली बात, सर टैक्स बचाने का ना सोचें। क्यों? इसके 2-3 रीजन है। पहला रीजन, ये आपके आईटीआर को स्ट्रांग करता है। फ्यूचर में चल के अगर आपको कोई बिजनेस लोन, सीसी लोन, हाइपोथिकेशन या और कोई भी लोन लेना है, चाहे वो हाउसिंग हो, कोई असेट से रिलेटेड हो, ये आपको बहुत मदद करेगा, क्योंकि आपके आईटीआर के बेसिस पे आपके लोन सैंक्शंस होते हैं। दूसरी बात, आपका अगर कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स होगा इन्वेस्टमेंट्स का, ये उसमें मदद करेगा। और तीसरा मैं कहूंगा, ये देश के विकास में बहुत ज्यादा मदद करेगा। जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड सारी चीजें चल रही है, ये बहुत होगा। अब दूसरे बात पे आता हूं मैं, टैक्स प्लानिंग। सर टैक्स प्लानिंग आप कितनी भी कर लें, आप आज नहीं तो कल फंसते ही हैं। मतलब असेसमेंट एक ऐसी चीज है जहां आप आज तो भी चोरी कर लेंगे, पर इनकम टैक्स के कुछ ऐसे सेक्शंस है सर, जहां जैसे एक सेक्शन है सेक्शन 147 करके, जहां आपके पिछले 4 साल, 6 साल, इनफैक्ट 16 साल तक के असेसमेंट वापस हो सकते हैं, ओपन हो सकते हैं। तो आप कितनी भी चोरी कर लें, लेकिन जिस दिन फंसेंगे उस दिन सब कुछ बाहर निकलेगा, ये याद रखें, राइट। देयर इज नो फुल प्रूफ प्लान कि किसी भी तरीके से टैक्स चोरी किया जा सके। हां, कुछ लूप होल्स होते हैं, इसका बेनिफिट जरूर लिया जा सकता है, राइट। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे अवॉइड करें, क्योंकि देखिए आप आज नहीं तो कल फंस जाएंगे। और जिस हिसाब से मैं पिछले 3 साल का बजट स्टडी कर रहा हूं, ये कोई बहुत बड़ा स्कोप दे ही नहीं रहे हैं टैक्स चोरी का। ये कोई बहुत बड़ा स्कोप नहीं दे रहे हैं टैक्स चोरी का। दिन ब दिन टैक्स रिजिम बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। अगर कुछ नए लॉज को देखें आप, रेरा, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मनी एक्ट, इंसॉल्वेंसी कोड, ऐसे कुछ नए एक्ट्स अगर आप देख रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं। जो पहले होते थे अब वैसे काम नहीं हो रहे हैं, बदल रहा है सच में, एंगल्स बदल रहे हैं। हम पढ़ाते हैं तो हमें समझ में आता है हर 6, मतलब पहले भी पढ़ाते थे हम लोग, करीब 9 साल से मैं खुद पढ़ा रहा हूं, हम पहले भी पढ़ाते थे और अब भी पढ़ाते हैं। अब जो बजट के अंदर में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत ही वाइड है और बहुत ही अलग है। यस और नो, लगता है किसी विजन से काम हो रहा है। मैं कल फाइनेंस बिल पढ़ रहा था, मैंने देखा कि बॉस ये जो विजन दे रहे हैं, मतलब मैंने पहली बार फाइनेंस बिल में ऑब्जर्व किया कि किसी ने फ्यूचर विजन भी शेयर किया है। नो डाउट हर बजट जो होता है ये फ्यूचर एंगल से ही होता है, लेकिन यहां पे ये जो फाइनेंस बिल था, इसमें आने वाले 10 साल का विजन दिया गया था। मतलब कहीं ना कहीं 10 साल के विजन के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, जो बहुत पॉजिटिव है इंडियन पर्सपेक्ट के हिसाब से। अब कई बच्चों के मुझे सवाल आए और पेरेंट्स के सवाल आए। वो सवाल ये थे कि सर हर बजट में हम जीएसटी के रिलेटेड भी अमेंडमेंट देखते हैं, इस बजट में जीएसटी रिलेटेड अमेंडमेंट नहीं दिखा, इसका क्या लॉजिक था? सर आप ये वीडियो देखें, अपने घर परिवार में सबको बैठ के दिखाएं, क्योंकि उन पे भी ये इसका असर पड़ता है। जीएसटी अब फाइनेंस बिल नहीं रहा, जीएसटी मनी बिल है। जीएसटी फाइनेंस बिल नहीं रहा, जीएसटी मनी बिल है, जिसके तहत जीएसटी के अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट के थ्रू नहीं आते हैं। जीएसटी के लिए एक सेपरेट काउंसिल बिठाया गया है। हर क्वार्टर के अंदर में या 6 मंथ के अंदर में, या डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, जीएसटी काउंसिल मीट होती है, जिसके डिसीजंस आते हैं और वही उनके अमेंडमेंट्स बन जाते हैं।
वही उनके क्या बन जाते हैं, अमेंडमेंट्स बन जाते हैं। तो इसी के लिए आपको इस बजट में जीएसटी का बस ये बताया गया कि हम जीएसटी पे वर्क कर रहे हैं और रेट रिड्यूस होंगे जीएसटी काउंसिल मीटिंग में। और इस बजट में आपको जीएसटी का बहुत कुछ देखने को नहीं मिला कि हम इतने गुड्स पे हटा रहे हैं, इतने गुड्स पे ला रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, क्योंकि अब ये फाइनेंस बिल का पार्ट नहीं है, ये मनी बिल का पार्ट है। यस और नो? अच्छा जी, आप इस बजट से बहुत खुश हुए होंगे मैं जानता हूं, लेकिन पिछले बजट का एक बात आपको अब भी चुभनी है, और वो है सेस। जो पहले 3% हुआ करता था अब वो 4% हो चुका है, जिसका मतलब यह है उन्होंने 1% से सेस बढ़ा दिया। इसकी चोट आपको जरूर लगेगी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यह सेस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम से जाने लगा है, जिसका मतलब 1% जो आपका टैक्स होगा वो भारत के हेल्थ सुधारक एक्टिविटीज की ओर जाएगा। अच्छा मूव, लेकिन टैक्स पेयर्स के लिए तो टैक्स कभी भी चुभने वाली ही चीज है। ये सर कुछ मेजर अमेंडमेंट्स थे, मेजर हाइलाइट्स थे इंटरिम बजट 2019 के। मैंने आपको मेरा नंबर दिया है, राइट? मैंने आपके साथ मेरा नंबर शेयर किया है। दिस इज माय नंबर। मैं आपको मेरा नाम फिर से बता दूं, सीए विजय सारडा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, ऐसे मैं कई टैक्स की चीजें मेरे वीडियोस पे डालता रहता हूं। मैं आपको बता दूं, मैं एक टैक्स टीचर हूं, मैं सीए इन प्रैक्टिस में नहीं इन्वॉल्व हूं बहुत ज्यादा। मैं एक सीए के टीचर हूं, टैक्स पढ़ाता हूं, डायरेक्ट टैक्स एट सीए आईपीसीसी एंड फाइनल लेवल। तो बस ये बजट की चीजें आपके साथ शेयर कर रहा था। मैं आपको जाते जाते एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, आज का पेपर आज का पेपर जरूर पढ़ें। इनफैक्ट अगर आपके बच्चे 10वीं से आगे हैं तो आज का जो पेपर होगा इकोनॉमिक टाइम्स या बिजनेस स्टैंडर्ड, इनमें पूरा बजट होता है। नो डाउट उन्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन उन्हें एक हैबिट लगाएं, और हैबिट है बजट पढ़ने लगाएं। कुछ बच्चों को अगर पेपर नहीं समझ में आता होगा, उनके पास किंडल है, अमेज़न है, कृपया एक फाइल उन्हें भेजें फाइनेंस बिल 2019 की। मैंने आपको वेबसाइट बताया indiabudget.nic.in, indiabudget.gov.in। आप इस वेबसाइट पे जाके फाइनेंस बिल की फाइल हो सकती है, आप उन्हें भेजें, और प्लीज आधा घंटा निकालें अपने बच्चों के साथ डिस्कस करने के लिए कि बजट क्या होता है, कैसे होता है। और नहीं तो ये वीडियो आप उनके मोबाइल तक के जरूर पहुंचा दें, या अपने रिलेटिव तक जरूर पहुंचा दें, या आप जिसको भी बजट समझाना चाहते हैं ये बात जरूर पहुंचाएं, क्योंकि बजट अब उन्हें काम का होगा। क्योंकि 10वीं के बाद ये अपना करियर प्लान करते हैं सर, और करियर प्लानिंग जब होती है, इनकम की बात आती है, उसे इनकम टैक्स समझना बहुत जरूरी है। चाहे वो साइंस में जा रहा हो, आर्ट्स में जा रहा हो, कॉमर्स में जा रहा हो, या किसी भी फील्ड में जा रहा हो, इनकम तो वो कमाएगा ही, और कमाई है तो वहां टैक्स तो जरूर है साहब, राइट? देखते रहिए मेरे चैनल को, हमारे साथ अटैच रहिए। मैं हूं सीए विजय सारडा। मैं अपने टैक्स के शब्द को रोमांसिंग द टैक्सेशन नाम से बुलाता हूं, क्योंकि मैं इसे बहुत लाइक भी करता हूं। आप गूगल पे कभी डाल के देखेंगे रोमांसिंग द टैक्सेशन, तो आपको पूरे ब्लॉक मेरे मिलेंगे सीए विजय सारडा के लिखे हुए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, बाय एंड टेक केयर।